आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। तो ये जो हमारा प्रक्षेप्य गति है, ये चैप्टर समतल में गति का टॉपिक है। तो प्रक्षेप्य गति का हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, और जब हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर के अतिरिक्त दाएं बाएं कहीं भी फेंकते हैं तो क्या होती है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या है प्रक्षेप्य गति का डेफिनेशन? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जो फेंके जाने वाली वस्तु प्रक्षेप्य कहलाती है, और प्रक्षेप्य के पथ को हम लोग प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, जो परवलयाकार आकार की होती है। जैसे इसका उदाहरण है बंदूक से दागी गई गोली की गति, वायु में किक करते हुए फुटबॉल की गति, गतिमान वायुयान से छोड़े गए बम की गति। ये सब क्या है, प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है। प्रक्षेप्य गति हमारी द्विविमी गति होती है। हम लोग 3 प्रकार की गति पढ़े हैं, एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। तो जो हमारी प्रक्षेप्य गति होती है वो द्विविमी गति, मतलब ये समतल में गति करती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे परस्पर लंबवत 2 एक विमी गतियों का संयोजन माना जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग जो हमारा प्रक्षेप्य गति है उसको हम लोग 2 घटकों में वियोजित करते हैं। पहला होता है क्षैतिज घटक और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक या ऊर्ध्वाधर गति। ठीक, तो ये दोनों जो गति होती है ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। प्रक्षेप्य गति गुरुत्व के अधीन होती है, अतः प्रक्षेप्य पर सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, क्षैतिज दिशा में नहीं करता। इसलिए क्षैतिज गति में प्रक्षेप्य का जो त्वरण है वो शून्य होता है, अतः क्षैतिज गति एक समान गति होती है। ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्व के अधीन होती है, इसलिए उसका त्वरण जी भी क्या होता है, नियत बना रहता है। ऊर्ध्वाधर गति एक समान त्वरित गति होती है। तो प्रक्षेप्य गति का विश्लेषण हम लोग निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। जैसे वायु का प्रतिरोध नगण्य होता है, प्रक्षेप्य पथ के प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण परिमाण और दिशा में नियत बना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रक्षेप्य गति है, यहाँ पर हम लोग 2 प्रक्षेप्यों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्षैतिज प्रक्षेप्य और दूसरा तिर्यक प्रक्षेप्य। ये 2 प्रक्षेप्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, जमीन है, जिसको हम लोग इस रूप से प्रदर्शित किए हैं। ठीक, अब इस जमीन से h ऊंचाई पर, जमीन से h ऊंचाई पर हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु O है। ठीक, अब ये जो हमारा O से हम लोग किसी वस्तु को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य को हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो इस आकार में क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है। ठीक, u दिशा में क्या हो रहा है, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। अब समय t पर प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी मान लेते हैं x है। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी समय t पर हम लोग क्या मान लेते हैं, x है, तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी को मान लेते हैं हम लोग y है। ठीक, ऊपर की ओर है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये x अक्ष को बिलोंग कर रहा है और ये वाला y अक्ष को। तो प्रक्षेप्य की गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में हम लोग क्या कर दिए हैं, वियोजित कर दिए हैं। ये वाला ऊर्ध्वाधर और ये क्या है, क्षैतिज। तो सबसे पहले हम किसके लिए व्यंजक निकालेंगे, यहाँ पर क्षैतिज
गति के लिए। तो क्षैतिज गति के लिए इस गति में हम लोग जो प्रारंभिक गति है, क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष, तो इस गति में मान लेते हैं प्रारंभिक वेग। वेग को हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष के लिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे ux, और ux बराबर यहाँ पर वेग क्या माना है हमने u, तथा त्वरण, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं a से, और x अक्ष के लिए है क्षैतिज, इसलिए यहाँ पर त्वरण को ax से प्रदर्शित करेंगे। और हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि क्षैतिज में क्या होती है, जो त्वरण होती है वो 0 होती है। अब यहाँ पर हम लोग गति के दूसरे समीकरण का यूज करेंगे। तो न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s = ut + 1/2 at²। अब यहाँ u के जगह हम लोग ux रखेंगे, a की जगह ax, तो s = क्या हो जाएगा uxt + 1/2 axt²। अब ये मान को रख देंगे इस वाले समीकरण में। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग विस्थापन x है, तो यहाँ पर हम लोग s से प्रदर्शित ना करके किससे प्रदर्शित करेंगे, x से। तो यहाँ पर हमारा x = ux का मान u, फिर t प्लस ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ax का मान क्या है 0। ठीक, तो यहाँ पर से t का मान हमारा क्या निकलेगा x/u, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ये किसके लिए था, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज गति के लिए। अब दूसरा हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति मतलब y अक्ष, तो इस गति में प्रारंभिक वेग uy, प्रारंभिक वेग क्या है, ऊर्ध्वाधर गति हमारा 0 है, तथा यहाँ पर जो त्वरण है, त्वरण को ay से प्रदर्शित करेंगे। अब कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, मतलब पृथ्वी पर जो त्वरण लगता है उसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को g से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर ay = क्या हो जाएगा g। अब फिर हम लोग गति के दूसरे समीकरण का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है वो y अक्ष में है, तो यहाँ पर किसके इक्वल लिखेंगे, y = यहाँ पर ux के जगह क्या आ जाएगा u/t प्लस ax की जगह ay/t², इतना आ जाएगा। अब इसके बाद uy का मान 0 है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास क्या निकलेगा, ay का मान g 1/2 gt², इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 से t का मान यहाँ पर रख देंगे, तो y = हमको क्या प्राप्त होगा 1/2 gx/u का होल स्क्वेयर। ठीक, या फिर y = हम लोग क्या लिख सकते हैं g/2u² को अलग लिख देंगे, x² को अलग, और इसको हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट k के बराबर, तो y = kx²। ठीक, और यहाँ पर हम लोगों ने k = क्या माना है g/2u²। तो यह एक परवलय का क्या है, समीकरण है। अतः जमीन के ऊपर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है। ये ऊर्ध्वाधर गति के लिए हुआ। तीसरा हम लोग निकालेंगे उड्डयन काल के लिए। उड्डयन काल के लिए व्यंजक। तो इसके लिए सबसे पहले उड्डयन काल का डेफिनेशन देखेंगे। तो ये जो हमारा प्रक्षेप है, तो प्रक्षेप को पृथ्वी के तल तक आने में जितना समय लगता है उसे हम लोग उसका उड्डयन काल कहते हैं, और उड्डयन काल को T से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर पृथ्वी तक आने में मतलब कौन सा अक्ष हो रहा है, y अक्ष। तो यहाँ पर हम लोग गति के दूसरे समीकरण में y अक्ष वाला समीकरण का यूज करेंगे, तो y = u/t प्लस 1/2 a/t²। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा uy का मान क्या होता है 0, और स्मॉल t के जगह क्या रखेंगे T, क्योंकि उड्डयन काल को T से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर y के जगह क्या है h है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा h = ये वाला तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 g स्क्वेयर। ay के जगह क्या रखेंगे g, और स्मॉल t के जगह T। तो यहाँ पर से अगर हम लोग t² बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 2h/g, या फिर t = क्या निकलेगा √2h/g। तो ये क्या है उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। अगला हम लोग निकालेंगे क्षैतिज परास।
क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। तो प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को हम लोग उसका क्षैतिज परास कहते हैं, और क्षैतिज परास को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और क्षैतिज परास का डेफिनेशन होता है कैपिटल R इक्वल टू यू टी। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर से टी का मान रख देंगे तो R इक्वल टू क्या निकल जाएगा, U रूट 2H अपॉन G। ये किसके लिए व्यंजक है, क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर से आप लोग को प्रक्षेप गति का डेफिनेशन, उसके बाद क्षैतिज प्रक्षेप के लिए ऊर्ध्वाधर गति, क्षैतिज गति, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ये चारों का व्यंजक निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये था क्षैतिज प्रक्षेप्य। अब हम लोग दूसरा देखेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य। तो तिर्यक प्रक्षेप्य अगला देखेंगे, सेकंड तिर्यक प्रक्षेप्य। ठीक, तो मान लेते हैं एक प्रक्षेप्य को जमीन पर स्थित बिंदु O से, मतलब यहाँ पर जमीन कहने का मतलब समतल, एक समतल बना दिया हमने x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक, अब एक जो प्रक्षेप है, मतलब किसी भी वस्तु को फेंक रहे हैं, उस वस्तु को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रक्षेप। तो मान लेते हैं कि बिंदु O पर कोई वस्तु है, मतलब प्रक्षेप है, जिसे O से क्षैतिज के समान हम लोग क्या करते हैं, इस भांति फेंक रहे हैं थीटा कोण बनाते हुए। तो बिंदु O को मूल बिंदु मानते हुए हम लोगों ने x अक्ष और y अक्ष का निर्माण कर लिया। उसके बाद उसके बाद जो इसका प्रारंभिक वेग है, किसी भी वस्तु के प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u यहाँ पर क्या होगा, दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। सबसे पहला जो घटक होगा वो होगा u cos थीटा, जो क्या होगा, क्षैतिज दिशा मतलब x अक्ष के अनुदिश, और दूसरा जो घटक होगा u sin थीटा, ये क्या होगा, y अक्ष के अनुदिश। अब क्षैतिज घटक u x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, u x इक्वल टू u cos थीटा, और u y इक्वल टू हमारा आएगा u sin थीटा। तो u x इक्वल टू u cos थीटा ये पूरी यात्रा के दौरान क्या होता है, नियत बना रहता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप पर कोई त्वरण कार्य नहीं करता। किंतु जो ऊर्ध्वाधर घटक है u y इक्वल टू u sin थीटा का मान क्या होता है, लगातार घटते जाता है, क्योंकि प्रक्षेप पर गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। तो एक निश्चित ऊंचाई मान लेते हैं बिंदु A, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बिंदु A, यहाँ पर भी इसका वेग क्या होगा, u ही होगा। बिंदु A पर वेग के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 0, और इसके बाद प्रक्षेप नीचे की ओर गति कर रहा है, इसको मान लेते हैं O डेश। तो जो जो प्रक्षेप नीचे की ओर गति करता है उसके ऊर्ध्वाधर घटक का मान बढ़ते जाता है, किंतु क्षैतिज घटक का मान उतना ही बना रहता है। अंत में प्रक्षेप जमीन पर बिंदु O डेश पर क्या होता है, गिरता है। अब ठीक, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात करेंगे। प्रक्षेप पथ का समीकरण, तो इसके लिए मान लेते हैं समय t पर, जो समय मतलब ये प्रक्षेप्य है वो समय t पर बिंदु P पर पहुंचता है। ठीक, जहां पर से उसका क्षैतिज विस्थापन मान लेते हैं x है, और उसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है उसको मान लेते हैं y है। तब प्रक्षेप की गति दो गतियों के अनुदिश मानी जाएगी। सबसे पहले क्षैतिज गति x अक्ष के अनुदिश, और दूसरा ऊर्ध्वाधर गति y अक्ष के अनुदिश। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षैतिज गति के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, इस समीकरण में हम लोग प्रारंभिक वेग ux x अक्ष, यहाँ पर ux इक्वल टू क्या है, u cos थीटा, और यहाँ पर त्वरण क्या होता है क्षैतिज में 0। फिर गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ax t स्क्वेयर। तो यहाँ पर ax का मान 0 है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, u cos थीटा t। यहाँ पर से किसका मान निकालते हैं, t का, तो t का मान क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन u cos थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा किसके लिए हम लोग व्यंजक निकालते हैं, ऊर्ध्वाधर गति के लिए।
तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए व्यंजक निकालेंगे तो क्या होता है, इसमें हम लोग प्रारंभिक वेग यू वाई को मानते हैं। तो यू वाई इक्वल टू क्या है हमारा, यू साइन थीटा, और ए वाई मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी को मानते हैं। लेकिन देखो वाई हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस जी का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद गति का दूसरा समीकरण का यूज करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर मान को रखेंगे तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई का मान u साइन थीटा टी माइनस 1/2 माइनस जी है, ए वाई की जगह g और टी स्क्वेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से टी का मान यहाँ पे रख देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, टी का मान क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, टी का मान क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। इतना मान प्राप्त होगा, या फिर यहाँ पर स्क्वायर न लगाकर इसको हम लोग पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू टेन थीटा, इतना हो जाएगा, यू टेन थीटा। एक मिनट, u और u दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर केवल x बचेगा, x टेन थीटा माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, g अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, इतना आ जाएगा। इसके बाद कॉस स्क्वेयर थीटा और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को बाहर कर देंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं b के बराबर और इसको मान लेते हैं a के बराबर। तो हमको y इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, जहाँ हम लोगों ने a इक्वल टेन थीटा माना है और b इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माना है। ठीक, तो इतना समीकरण हमको प्राप्त होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये किसके लिए था, ऊर्ध्वाधर गति के लिए। अब अगला हम लोग निकालेंगे उड्डयन काल के लिए। तो उड्डयन काल के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, फेंके जाने वाले बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप को जितना समय लगता है उसे उसका क्या कहते हैं, उड्डयन काल। और उड्डयन काल को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो उड्डयन काल मतलब y अक्ष बराबर, तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0 और यू वाई का मान यहाँ पर क्या है हमारा यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी। अब गति का दूसरा समीकरण का यूज करेंगे तो y इक्वल टू क्या होता है यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। तो y इक्वल टू यू वाई का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा यू साइन थीटा टी। ठीक, फिर माइनस 1/2 जी, स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी का यूज करेंगे, कैपिटल टी का स्क्वेयर। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, और y का मान 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर से पक्षांतर करेंगे तो 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या निकलेगा यू साइन थीटा कैपिटल टी। तो एक टी कट जाएगा तो टी का मान हमारे पास क्या निकलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये किसके लिए मान है हमारा उड्डयन काल के लिए। अगला हम लोग क्या निकालते हैं, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास हम लोग कैसे निकालते हैं, क्षैतिज परास को वो कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल आर इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, मतलब यू टी ऐसे लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग u cos थीटा t, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला ux t। तो
यू एक्स का मान हमारा क्या है, यू कॉस थीटा, और टी का मान क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, u स्क्वेयर और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये किसके लिए व्यंजक है, ये क्षैतिज परास के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग मतलब ये जो है तिर्यक प्रक्षेप्य, इसमें भी क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति में परवलय का समीकरण, उड्डयन काल और क्षैतिज परास, ये चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे।